मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ के बारे में। ये इंटरनेशनल रिलेशन और लेबर लॉस का ही चल रहा है, तो पिछले से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसकी जो प्लेलिस्ट पूरी बनी है यूपीएससी ईपीएफओ इंडस्ट्रियल रिलेशन का, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। सेक्शन 79 से कंटिन्यू कर रहे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप देख सकते हो। सेक्शन 79 ये बात करता है, जो वर्कर है इंटाइटल्ड है कि एवरी ईयर एक उसको लीव मिलेगी, संडे की लीव होती है, और वो फॉर एवरी 20 डेज ऑफ वर्क की उसको एक डे की लीव मिलेगी, और ये होना कंपल्सरी है प्रोवाइडेड अगर वो वर्क करे 240 डेज और मोर इन द प्रीवियस कैलेंडर ईयर। चाइल्ड वर्कर जो है वो इंटाइटल्ड है कि वो 1 डे वर्क करे एवरी 15 डेज का। ठीक है। सेक्शन 81 है, लीव एक्यूमुलेट हो सकती है अप टू 30 डेज अगर केस है अडल्ट का, 40 डेज है अगर चाइल्ड का केस है। नोटिस ऑफ एक्सीडेंट और डिजीज, सेक्शन 88 ये बात करता है कि नोटिस जो भी एक्सीडेंट का हो या कुछ भी डिसअबलिमेंट हो रहा हो मोर देन 48 आवर्स, डेंजरस अकरेंस, किसी भी वर्कर जो कांटेक्ट कर रहा है किसी भी डिजीज़ को, वो उसको ये मैंडेटरी है कि उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा फैक्ट्रीज इंस्पेक्टर को। सेक्शन 88A और 89 ये बात करता है कि जो भी नोटिस डेंजरस थिंग हो रही है वो या स्पेसिफिक डिजीज़ हो रही है वो मेंशन होनी चाहिए और उनको बताना चाहिए। पेनल्टीज़ क्या है यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए। सेक्शन 92 में ये बताया है, जो 92, 93, 94 और 95 में जो ऑक्यूपायर है और मैनेजर है फैक्ट्री का, वो गिल्टी होंगे अगर ऑफेंस का पनिशेबल ऑफेंस में उनको इम्प्रिजमेंट मिलेगी 2 साल की, और फाइन होगा अप टू 1 ईयर। अभी जनरल ऑफेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि 7 साल की भी सज़ा मिल जाएगी, वो स्पेसिफिक जो ऑफेंस पे है, कंपाउंडेबल जो थिंग है, नॉन बेलेबल अरेस्ट पे। ठीक है। तो ये 1 लाख, ये जनरल में 1 लाख तक का उनको जुर्माना होगा, और यहाँ पे कन्विक्शन के बाद होगा, और ये फाइन इम्पोज होता है 1000 रुपीज़ फॉर ईच डे। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अमेंडमेंट देख लेते हैं। लास्ट अमेंडमेंट जो फैक्ट्रीज एक्ट का आया था वो 1987 में आया था, जहाँ पे सेपरेट चैप्टर इंसर्ट हुआ था रिलेटेड टू हजार्डस प्रोसेस। एक बिल आया था 2005 में, अमेंडमेंट जो रिस्ट्रिक्ट करता है एम्प्लॉयमेंट वुमेन की नाइट शिफ्ट्स में। ठीक है। ये बिल ऑथराइज करता है स्टेट को कि वो रिमूव करे कुछ रिस्ट्रिक्शन सर्टेन सेफगार्ड्स में। तो अभी तक पहले 2005 का जो था ये बोल रहा था कि वुमेन की नाइट शिफ्ट नहीं, मतलब नाइट शिफ्ट होनी चाहिए। ठीक है। बट ये इवेंचुअली नहीं हो पाया पास, इसी वजह से अभी भी सेक्शन 66 अभी भी है, जो बात करता है स्टेट गवर्नमेंट गारंटी कर सकता है एग्जाम्पशन किसी भी फैक्ट्री में फॉर वुमेन। ठीक है, कि वो वुमेन काम नहीं कर सकती 10 to 5 AM। ठीक है। यहाँ पे आप देखो बिल अमेंडमेंट जो है 2016 का भी, ये भी पास नहीं हो पाया था। यहाँ पे पावर टू मेक रूल्स फॉर एग्जाम्पशन टू वर्कर्स था, ये तो चलो ठीक है। बाकी ओवर टाइम आवर्स ऑफ वर्कर इन क्वार्टर, ये बहुत ज़्यादा ओवर टाइम हो जाता। ओवर टाइम आवर्स इफ फैक्ट्री हैज़ हायर लोड, तो कभी भी फैक्ट्री वाले बुला सकते थे इनको कि अगर कुछ ज़्यादा काम हो तो इससे एक्सप्लॉयटेशन हो सकती थी। ओवर टाइम इन पब्लिक इंटरेस्ट। नेक्स्ट जो चीज़ है हम बात करने वाले हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो था, ये एक एक्ट जो है प्रोटेक्ट करता है पीस ऑफ लेजिस्लेशन। मेन जो ऑब्जेक्ट था ये कि इंश्योर करे वर्कर का पेमेंट जो उन्होंने अर्न करा है ड्यू डेट पे। ठीक है, विदाउट अनऑथराइज्ड डिडक्शन। तो इससे पहले उनको शायद पैसा नहीं मिलता था या कम मिलता था, पर इसके बाद उनको पैसा वो मिल जाएगा जो उन्होंने कमाया है इवेंचुअली, ताकि उनको टाइमली पेमेंट मिले और रेगुलर इंटरवल्स में मिले, तो ये सही रहता है। ये इसने बहुत सारी
चीज़ें ले डाउन करी जो परमिशेबल डिडक्शन हो सकता है, ताकि वो प्रोटेक्ट करे एम्प्लॉयड पर्सन को अगेंस्ट आर्बिट्रेरी या अनऑथराइज्ड डिडक्शन। ठीक है। स्कोप एंड कवरेज, इनिशियली जो एक्ट था अप्लाई नहीं करता था पर्सन जिसकी एज एक्सीड कर रही हो 1000 पर मंथ पे। ठीक है। ये लिमिट करता है रेस टू 1600 और ये अमेंड हुआ था 1982 में। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोविजन देख लेते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफाइन करता है वेजेस का, उसका मतलब है रेम्यूनरेशन, वेदर सैलरी के फॉर्म में, अलाउंस के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, इन टर्म्स ऑफ मनी या किसी भी केपेबल एक्सप्रेशन में हो, जब एम्प्लॉयड हो कोई बंदा और ये एम्प्लॉयड हो ताकि वो उनको पैसा मिले विद रिस्पेक्ट टू जो उन्हें काम करा है या जो वर्क डन हुआ है एम्प्लॉयमेंट में उसमें। अच्छा, क्या क्या चीज़ें आती हैं ये समझ लेते हैं हमें, और क्या क्या चीज़ नहीं आती। तो ग्रीन में जो है वो चीज़ कंपनी पे करती है, पर जो रेड में चीज़ है वो कंपनी पे नहीं करती। ठीक है। अवार्ड एज पर कोड सेटलमेंट, अगर मान लो कोई डिस्प्यूट हो जाता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाता है और वेजर्स जो मतलब लेबर्स हैं और जो ओनर है उसके बीच में बहस हो जाती है और वहाँ पे ये कॉन्सुलेटर्स के पास जाते हैं, तो फिर जो अमाउंट तय होता है वो देना ही पड़ेगा लेबर को, पर उसमें वैल्यू ऑफ हाउस, सप्लाई ऑफ लाइट, ये सब चीज़ें नहीं आती। बोनस मिलता है लेबर को, ओवर टाइम वर्क फॉर पेड ऑन लीव मिलता है, रिटेंचमेंट ऑफ कंपनसेशन मिलता है, लेकिन ट्रैवलिंग अलाउंसेस, पोटेंशियल वेजेस या कोई भी पेड डिफरेंट स्पेशल एक्सपेंसेस नहीं मिलते। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, यहाँ पे देख लेते हैं। सेक्शन 3 ये बात करता है कि हर लेबर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसको पैसा मिले। ठीक है, जो एम्प्लॉय उसको दे। बट कुछ केसेस में जहाँ पे पर्सन एम्प्लॉयड है फैक्ट्रीज में, वो मैनेजर देगा, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में सुपरवाइजर देगा, रेलवे को रेलवे अथॉरिटी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो देगा। 4th जो सेक्शन है वो बात करता है वेज पीरियड जो होगा एक महीने से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। सेक्शन 5 जो बात करता है जो पेमेंट होगी वेजेस का वो वर्किंग डेज में होनी चाहिए। सेक्शन 14 और 14A बात करता है कि जो एग्जामिनेशन हो या इंक्वायरी हो, ये इंस्पेक्टर के केस में बात कर रहा है। इंस्पेक्टर वो होता है जो देखता है इंडस्ट्री को। ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनेशन और इंक्वायरी कोई भी देख सकता है और कोई प्रोविजन जो है ऑब्जर्व कर सकता है, कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है, सर्च कर सकता है प्रीमाइस को, रेलवे फैक्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री को। रीजनेबल टाइम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि रात के 2 बजे जा रहा हो, 12 बजे 1 बजे जब भी इंडस्ट्री काम कर रही हो। सुपरवाइज कर सकता है पेमेंट ऑफ वेजेस का, कि पर्सन को कितना पैसा मिल रहा है इवेंचुअली। एग्जामिन कर सकता है रजिस्टर्ड और रिकॉर्ड जो मेंटेन है। सीज कर सकता है कोई भी कॉपीज रजिस्टर्ड या डॉक्यूमेंट जो रेलेवेंट हो किसी भी ऑफेंस से। ठीक है। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयज इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन 3 एंड 5 की बात कर रहा है। ये देखता है कौन कौन वर्कमैन है जो पेड है, उनको वर्कर मतलब जो एम्प्लॉयर है उनको पैसा मिल रहा है टाइम टू टाइम। सेक्शन 4 है कि फिक्स वेजेस पीरियड होना चाहिए जो कि एक्सीड नहीं करना चाहिए 1 मंथ। सेक्शन 6 है पे कर रहा है वेजेस करंट कॉइन में या कोई भी करेंसी में जो आज के टाइम पे लीगली चल रही हो। ठीक है। अब ये नहीं कि पुराने नोट्स की तरह आप पैसे दे दो। सेक्शन 7 ये अनऑथराइज्ड डिडक्शन करता है कि अनऑथराइज्ड डिडक्शन नहीं हो सकता, ऑथराइज्ड डिडक्शन हो सकता है। ठीक है। सेक्शन 8 इम्पोज करता है फाइन्स परमिशेबल एक्ट्स पे, ओमिशन पे या किसी भी एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज में। अगर उनको लग रहा हो कि यार ये बंदा ऐसी छुट्टी मार के चला गया है, तो वो काट कर सकते हैं। बट इवेंचुअली जो एम्प्लॉय छुट्टी मार के चला गया, अगर वो रीजनेबल ग्राउंड से बताए कि यार मेरा एक्सीडेंट हो गया था या कुछ भी हो गया था, तो फिर वहाँ पे माफ़ करा जा सकता है। तो एम्प्लॉयर को भी एक आज़ादी है कि वो अपना टेक दे सकता है। सेक्शन 10 और 13A ये देखता है वर्कमैन को कि मेंटेन करे रजिस्टर और रिकॉर्ड्स, गिविंग
कर सकता है पर्टिकुलर्स ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, वर्क परफॉर्म बाय हिम, वेजेस जो पेड है और रिडक्शन जो मेड हुए हैं। राइट्स ऑफ एम्प्लॉय सेक्शन 3 बात करता है कि वो रिसीव करें वेजेस प्रिस्क्राइब्ड वेज पीरियड पे, चाहे तो कैश में चाहे चेक में, और या तो बैंक अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट करें। ये राइट है एम्प्लॉय का कि उनको पैसा मिले। ये भी है सेक्शन 7-8 में कि वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी डिडक्शन या फाइन जो इन पे इम्पोज हो अनऑथराइज्ड हो, राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ में आता है। सेक्शन 9 क्लॉज 2 ये बात करता है कि कोई भी डिडक्शन हो रहा है वेजेस पे जिसका वर्कर पे हो रहा है, और वो अमाउंट मान लो फॉर एग्जांपल ये बात कर रहा है कि कोई वेजेस या वर्कर है वो स्ट्राइक कर रहा हो या किसी भी काम के वजह से छुट्टी ले लिया उसने और वहाँ पे वो इन्फॉर्म नहीं कर रहा, तो जो ओनर है वो उसकी सैलरी काट सकता है, लेकिन वो 8 दिन से ज़्यादा तक की नहीं काट सकता। ठीक है, ये इसलिए रखा गया है ताकि उसकी फैमिली को दिक्कत ना आए, उसे दिक्कत ना आए। ठीक है, सेक्शन 15 और 16 में ये बात करता है कि ये अप्रोच करता है विद इन 6 मंथ्स जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी है वो क्लेम कर सकते हैं अनपेड डिलेड वेजेस और अनऑथराइज्ड डिडक्शन फाइन्स जो इम्पोज हुए कंपनसेशन में। सेक्शन 17 ये बात करता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील बन सकती है अगर कोई अथॉरिटी ने ये बात कर दी है या कुछ ऐसा एक्ट पास करवा दिया है जो कि उनकी पेमेंट को या कंपनसेशन को रोक रहा हो, तो कर सकता है वो बंदा, वो एम्प्लॉय जा सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। ठीक है, मिनिमम एज वेजेस एक्ट देख लेते हम। वेजेस एक्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है एक्ट का प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। कैसे वो फिक्स करता है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस सर्टेन इंडस्ट्री में जहाँ पे लेबर ऑर्गेनाइज नहीं है, वो जो लेबर है मोस्ट प्रेवलेंट है। ये एक्ट प्रिवेंट करता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स ताकि उनको उनका वेलफेयर हो, और इंश्योर करता है कि उनको मिनिमम वेजेस तो मिले ताकि वो अपने आप को प्रिजर्व कर पाए, अपने आप को मतलब संभाल पाए। ठीक है, यहाँ पे फिक्सेशन और रिवीजन का भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सेक्शन 5 में डिफाइन है कि अगर मान लो कोई अपॉइंट हुआ है एज अ कमेटी या सब कमेटी, इंक्वायरी होल्ड करेगा, एडवाइस करेगा और फिक्सेशन का रिवीजन करेगा कितना हमें रखना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि कोई भी गज़ेट नोटिफिकेशन में जो आता है पब्लिश होता है रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ पर्सन जो अफेक्ट होंगे उनके लिए। आफ्टर कंसल्टिंग द एडवाइस ऑफ कमेटी के एडवाइस के बाद जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 15 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इस कमेटी में, और वो बेसिकली रिवाइज करते हैं मिनिमम रेट वेजेस का कितना होना चाहिए। जो फिक्सेशन और रिवीजन होता है वो एक्सपायर हो जाता है कुछ डेट से फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। ठीक है, आगे आप देख सकते हो सेक्शन 8, ये इम्पॉर्टेंट है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। उसका पर्पस यही होता है कि वो एडवाइस करती है सेंटर और स्टेट को किस मैटर पे फिक्सिंग और रिवीजन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। सेकंड है और कोऑर्डिनेट वर्क करती है एडवाइजरी बोर्ड पे। उसमें जो पर्सन होंगे नॉमिनेट होंगे गवर्नमेंट के, रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ जो कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट होंगे, और वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन जो एक्सीड नहीं करेंगे 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सन जो अपॉइंट है चेयरमैन ऑफ बोर्ड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। यहाँ पे लिमिटेशन भी है इस एक्ट की। लिमिटेशन ये है कि एक्ट अप्लाई नहीं होता एम्प्लॉयज़ के जो मेंशन है शेड्यूल 2 में एक्ट के, जहाँ पे 12 नंबर होता है वो लेटर एक्सटेंड हो गया 300 एम्प्लॉयज़ पे, बट स्टिल वो फुलफिल नहीं कर रहा कवर को। ये एक्ट ले डाउन नहीं करता प्रिंसिपल या क्राइटेरिया की डिटरमाइन करता है कि कितना मिनिमम वेजेस होना चाहिए। एक्ट डिफाइन नहीं करता मिनिमम वेज जो मेंशन है इसके कंटेंट्स में। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशन है जो आपको देखना चाहिए। और अभी इससे हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और भी वीडियोस आती रहेंगी तो नोटिफिकेशन भी
आप ऑन रखिए। बाय।